हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ही शिक्षा। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का हिंदी सैम्पल पेपर। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप हिंदी के एमसीक्यू भी डिस्कस करा दीजिए। जनरली मार्केट में इसका सैम्पल पेपर अवेलेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई लेटेस्ट पैटर्न। सो यहाँ पर कुछ सैम्पल पेपर मेरे पास हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है आपका, वस्तु निर्माण का विचार आते ही डैश क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यानी वस्तु निर्माण का जैसे ही आप सोचते हो उस टाइम से कौन सी क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ऑप्शन है आपके पास क्रय, विक्रय, उत्पादन और विपणन। तो विपणन ही वह प्रक्रिया है जो वस्तु निर्माण का विचार आते ही स्टार्ट हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। उत्पादन, क्रय, विक्रय आप उसके बाद करते हैं, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विपणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता संतुष्टि से ही सफलता प्राप्त हो सकती है, यह किस विपणन विचारधारा की मान्यता है। तो हमारे पास 5 विपणन विचारधाराएं हैं। उत्पादन, उत्पाद विचारधारा, विपणन विचारधारा, बिक्री विचारधारा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो उसमें से किसकी ये टैगलाइन है कि उपभोक्ता संतुष्टि से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो वो विपणन विचारधारा है जिसमें हमने ये पढ़ा था कि भाई उपभोक्ता के ध्यान रखते हुए ही हमें जो भी वस्तु का निर्माण करना है वो उपभोक्ता के अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है। तो उपभोक्ता अगर संतुष्ट है तभी आप अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये विचारधारा है आपकी विपणन विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र का अंग नहीं है डैश। 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र का अंग नहीं है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपका उपभोक्ता संरक्षण वाले चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। तो उसमें आपको 3 न्यायिक तंत्र बताए थे जिसमें था जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। तो इसमें पूछा है कि कौन सा उसका पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर तहसील फोरम ये इसका पार्ट नहीं है। जिला फोरम भी इसका पार्ट है, राज्य आयोग भी और राष्ट्रीय आयोग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अनुचित व्यापार का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है वस्तुओं सेवाओं के बारे में गलत जानकारी देना। तो ये तो अनुचित ही है। गैस कनेक्शन देते समय चूल्हा भी खरीदने की शर्त रखना। निर्धारित प्रमापों का पालन करना, जमाखोरी करना। तो देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुचित व्यापार का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से देखो आपको अनुचित व्यापार कौन कौन सा है। तो भाई गलत जानकारी देना अनुचित व्यापार का व्यवहार है। निर्धारित प्रमापों का पालन करना ये भी अनुचित है। जमाखोरी करना ये भी आपका अनुचित है। लेकिन गैस कनेक्शन देते समय चूल्हा भी खरीदने की शर्त रखना ये आपका अनुचित नहीं है, ये तो अनिवार्य है कि गैस कनेक्शन आप उसी को देंगे जो चूल्हा खरीदेगा उस टाइम पर, ठीक है। बिना चूल्हे के अगर आप गैस कनेक्शन दे देंगे तो उसका वहाँ पर मिसयूज़ हो सकता है, ठीक है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेकर उसे ब्लैक में सप्लाई कर सकते हैं। सो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि भाई गैस कनेक्शन देते समय चूल्हा खरीदने की शर्त होनी ही चाहिए। तो ये किसी भी तरह से अनुचित नहीं है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैचिंग है जिसमें आपको 4 ऑप्शन 1 2 3 4 इधर दिए हैं और 4 इधर दिए हुए हैं। तो इसमें पहला है आपका ऋण समता, अपोजिट साइड में है स्थायी पूंजी और ये पर नहीं, ये कर है। कर यानी टैक्स, कर दायित्व का कम होना। तो देखो सबसे पहले तो दोनों ऑप्शन यही मैच कर रहे हैं। समता आपकी स्थायी पूंजी होती है यानी दूसरे का हो गया आ, और ऋण आपका कर दायित्व को कम करता है तो पहले का हो गया ब, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं दूसरे कौन से हैं। नेक्स्ट है आपके पास ऋण प्लस समता, ऋण बटे समता। देखो ऋण का मतलब होता है डेट, समता मतलब इक्विटी। अपोजिट ऑप्शन में है आपके पास समता पर व्यापार और वित्तीय उत्तोलक। तो वित्तीय उत्तोलक का कॉन्सेप्ट ही देखता था कि कितना आपने ऋण के थ्रू फंड्स रेस किए हैं, यानी जो भी पूंजी आप ला रहे हैं उसमें ऋण का कितना पोर्शन है वो वित्तीय उत्तोलक बताता है, राइट। तो यहाँ पर ये आपका जो फॉर्मूला है ऋण बटे समता ये आपका वित्तीय उत्तोलक का ही है। तो ये तो सीधा सीधा सामने मैच हो गया। लास्ट बचता आपके पास ऋण प्लस समता। तो ये तो सीधा सीधा आपको पता है इसी का ऑप्शन है क्योंकि और कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन फिर भी समता पर व्यापार का कॉन्सेप्ट भी यही है कि ऋण उठाने से समता को जो बेनिफिट होता है वो कहलाता है समता पर व्यापार, राइट। तो यहाँ पर ऋण और समता दोनों ही हमें रेज करने होते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ समता से सारी पूंजी नहीं ला सकते और ना ही सिर्फ ऋण से। तो ये आपके चारों ऑप्शन हो गए। अब आ जाते हैं 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन भी मैचिंग ही है आपके पास। कमर्शियल पेपर, खजाना बिल, वाणिज्यिक बिल और मांग मुद्रा एक साइड है, दूसरी साइड है अंतः बैंक ऋण, सेतु पूंजी, आरबीआई द्वारा जारी और व्यापारिक साख। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर खजाना बिल यानी ट्रेजरी बिल, ये क्या है, ये आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। तो एक तो आपका मैच यहाँ हो गया। दूसरा मांग मुद्रा, मांग मुद्रा होती है जो बैंक आपस में एक दूसरे से ऋण लेते हैं
उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया आपका अंतः बैंक ऋण। फिर है आपके पास कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर को हम कहते थे सेतु पूंजी, जो फंड्स रेज करने से पहले आप यूज़ करते हैं ना, मतलब जो भी आपको कॉस्ट देनी होती है फंड्स रेज करने से पहले, उसके लिए आप कमर्शियल पेपर इशू करते हैं। तो इसलिए इसे सेतु पूंजी कहा जाता है, जो आपको अपनी सारी जो मेन पूंजी है उससे मिलवाने में हेल्प करता है, राइट। नेक्स्ट है आपके पास वाणिज्यिक बिल। तो वाणिज्यिक बिल यानी कमर्शियल बिल, ये हो गया आपका व्यापारिक साख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7th, वो भी आपका मैचिंग ही है। औपचारिक संगठन, कार्यात्मक ढांचा, अनौपचारिक संगठन, विभागीय ढांचा। ग्रुप आदर्श, बहुउत्पाद, एकल उत्पाद, संप्रेषण की निर्धारित श्रृंखला। तो देखो ये आपके संगठन वाले चैप्टर का पार्ट है। हालांकि इसमें से औपचारिक और अनौपचारिक संगठन का टॉपिक कट चुका है इस ईयर, लेकिन मैचिंग में आपको गिवन है यहाँ पर 1 मार्क में। कार्यात्मक ढांचा होता है जिसमें आप किसी एक उत्पाद के साथ जाते हैं, ठीक है। एकल उत्पाद का अगर आपका कोई भी व्यवसाय है तो उसमें आप कार्यात्मक ढांचा को फॉलो करते हैं। फिर आप देखते हैं विभागीय ढांचा। विभागीय ढांचा की जो मेन इंपॉर्टेंस है वो यही है कि ये बहुउत्पाद वाले बिजनेस में ज़्यादा बेनिफिशियल है, राइट। जहाँ पर बहुत सारे उत्पाद बनते हैं यानी बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन है, उस केस में आप विभागीय ढांचा के साथ जाते हैं। फिर आ जाते हैं औपचारिक और अनौपचारिक संगठन। तो देखो औपचारिक संगठन क्या होती है, जहाँ सब कुछ आपका नियमों के अनुसार होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये वाला जाएगा संप्रेषण की निर्धारित श्रृंखला, यानी संप्रेषण की निर्धारित श्रृंखला के अनुसार ही आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अनौपचारिक संगठन होती है आपकी जहाँ पर आप ग्रुप में बात करते हैं, ग्रुप आदर्श कहा जाता है, यानी यहाँ पर जो भी बातें होती हैं वो किसी श्रृंखला के थ्रू नहीं होती हैं। ग्रुप में आप जैसे डिस्कशन करते हैं ना आपस में, उसी तरह से आप किसी भी बात को डिस्कस कर सकते हैं जिनके साथ भी आप कंफर्टेबल फील करते हैं। तो वो हो जाता है आपका अनौपचारिक संगठन, जहाँ आप किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं बातचीत करते वक्त, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका मैचिंग ही है। इसमें पहले ऑप्शन है आपके पास अधिकार, उत्तरदायित्व, उत्तरदेयता, अंगूरीलता। फिर इधर है आपके पास अनौपचारिक संप्रेषण का जाल, आदेश देने व निर्णय लेने की शक्ति, कार्य करने की जिम्मेदारी, बॉस के प्रति जवाबदेही। ये बॉस लिख दिया इन्होंने यहाँ पर, ये बॉस होना है, ठीक है, यानी जो आपके अपर लेवल पर वर्क कर रहे हैं, बॉस है जो आपके, उनके प्रति जवाबदेही। तो देखो तो सबसे पहले अधिकार। अधिकार का मतलब क्या होता है, आपके पास निर्णय लेने की शक्ति है, निर्णय लेने का अधिकार है। तो यहाँ पर ये जाएगा आपका आदेश देने व निर्णय लेने की शक्ति के साथ। फिर है आपका उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कि आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है काम करने की, समय पर काम पूरा करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आपका उत्तरदायित्व है, तो वो हो जाएगा कार्य करने की जिम्मेदारी। फिर है उत्तरदेयता। उत्तरदेयता का मतलब है कि आपको जो भी काम सौंपा गया है उसके लिए आप जो भी उसका मतलब फाइनल आउटकम रहेगा, यानी जो भी रिजल्ट आता है उसके उत्तरदेयता आप रहेंगे। आपकी जवाबदेही है कि ये काम कैसे हुआ, क्यों हुआ, या इसका जो रिजल्ट है अगर इसमें लॉस है तो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये सब आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। तो हो जाएगा बॉस के प्रति जवाबदेही। फिर है अंगूरीलता। अंगूरीलता क्या होती है, जो आपका अनौपचारिक तरीके से जो आप कहें बातचीत होती है, ठीक है, जो भी आप मैसेज पास करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, वो अगर अनौपचारिक तरीके से होते हैं तो अनौपचारिक जाल को ही आप क्या कहते हो, अंगूरीलता कहते हो। अनौपचारिक संप्रेषण का जाल यानी जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हो अनौपचारिक तरीके से, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है, अंगूरीलता। अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। विभिन्न विभागों में नियोजन परस्पर आश्रित है, क्या ये सच है या झूठ है। तो देखो जैसे हमने नियोजन के चैप्टर में पढ़ा है कि नियोजन सर्वहारी है, हर जगह हर एक विभाग हर एक व्यवसाय में आपको मिलता है। नियोजन के बिना आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, राइट। तो क्या अलग अलग विभागों में जो भी नियोजन किया जा रहा है क्या वो परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं क्या। मान लीजिए एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर अपने लेवल पर नियोजन किया गया होगा और फाइनेंस में अपने लेवल पर। तो क्या इन दोनों की जो भी निर्णय है क्या वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर आश्रित है। तो बिल्कुल सही है। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट या मार्केटिंग का जो विभाग है अगर वो नियोजन चेंज करता है, प्लानिंग चेंज करते हैं, तो उससे अफेक्ट फाइनेंस को भी होगा, उससे अफेक्ट अदर जितने भी विभाग हैं उन सबको होगा, राइट। तो ये एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। अगर एक लेवल पर
नियोजन सही काम करेगा तभी दूसरे लेवल पर भी सही काम करेगा, राइट। नेक्स्ट है आपके पास, औपचारिक संगठन में अनुशासनहीन और कामचोरों को पहचानना आसान है। तो देखो, औपचारिक संगठन क्या है, जहाँ सब चीज़ नियम से होती है, जो नियम बना दिए गए हैं, जो श्रृंखला बना दी गई है आपकी, उसी के अनुसार आपको एक दूसरे के साथ कन्वर्जेशन करनी है, कम्युनिकेशन करना है। तो उस केस में वहाँ पर कौन अनुशासनहीन है और कौन कामचोर है उसे पहचानना आसान हो जाता है, राइट। तो ये भी आपका सच है। नेक्स्ट इज, सेबी का एक कार्य निवेशकों को शिक्षित करना है। क्या ये सही है या गलत है? तो बिल्कुल, सेबी के अनेक कार्यों में से एक कार्य यह भी है कि जितने भी निवेशक हैं उनको एजुकेट करना, उनको शिक्षित करना, यह सेबी का एक कार्य है। तो यहाँ पर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि कच्चे माल की कीमत बढ़ जाती है तो ज़्यादा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। क्या ये सही है या गलत है? तो देखो, कच्चा माल की अगर कीमत बढ़ जाती है, कच्चे माल को आप किससे खरीदते हो? अपनी कार्यशील पूंजी से। कार्यशील पूंजी क्या है? जो आपके रोज़मर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में कच्चे माल को खरीदना भी आता है, यानी कच्चे माल की कीमत अगर बढ़ जाती है तो हमें कार्यशील पूंजी को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि इसे तो हमें रोज़ ही खरीदना है। तो अगर इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो कार्यशील पूंजी भी हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी अपने पास। तो ये आपकी लाइन भी यही कहती है कि अगर कच्चे माल की कीमत बढ़ जाती है तो ज़्यादा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपके पास, देखिए ये सारे 1 मार्क के ही क्वेश्चन है। जूम लिमिटेड 10 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ पंजीकृत है। कंपनी की प्रदत्त पूंजी 6 करोड़ है। कंपनी धन की कमी से जूझ रही थी। कंपनी के प्रबंधन ने 100 रुपये प्रत्येक के 1 लाख समता अंशों के निर्गमन द्वारा धन एकत्रित करने का निर्णय लिया, यानी उन्होंने यहाँ पर शेयर इशू करने का निर्णय लिया है। निर्गमन पूर्ण अभिदत्त हो गया है। इसके पश्चात यह अनुभव हुआ कि एकत्रित धन वास्तविक आवश्यकता से अधिक था, यानी जितने के शेयर उन्होंने मार्केट में इशू किए वो सारे के सारे उनके पास एकत्रित हो गए, यानी सब ने उनके शेयर्स खरीद लिए हैं। लेकिन बाद में हमने ये देखा कि भाई ये तो वास्तविक धन जो है, मतलब जितने की हमें रिक्वायरमेंट थी, जितने की हमें ज़रूरत थी, उससे कहीं ज़्यादा हमने ले लिया है मार्केट से। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, उस अवधारणा को पहचान कीजिए तथा उसे परिभाषित कीजिए जिसे कोषों को एकत्रित करने का निर्णय लेते समय कंपनी द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया है। यानी जब हम ये निर्णय ले रहे थे कि हमें कितना पैसा मार्केट से लेना है, कितने शेयर्स इशू करने हैं, उस समय हमने कौन से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ध्यान नहीं रखा है, ठीक है। कौन सी अवधारणा को हम भूल गए हैं जिस वजह से ये गलती हुई कि हमने जितनी की रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा का धन मार्केट से उठा लिया है। तो वो हो जाएगा यहाँ पर वित्तीय नियोजन। वित्तीय प्रबंध के चैप्टर में हमने पढ़ा था, ठीक है, वित्तीय नियोजन यानी फाइनेंशियल प्लानिंग। तो जब भी हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग यानी वित्तीय नियोजन के 2 जो मेन उद्देश्य हैं, उसमें पहला तो यही है कि जितने धन की आपको रिक्वायरमेंट है आप हमेशा उतना ही धन मार्केट से लें, क्योंकि ज़्यादा अगर आप ले लेते हैं तो उसका आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट। तो या डिविडेंड देना पड़ेगा, बेसिकली उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। तो हम यही कहते हैं कि जितने की रिक्वायरमेंट है हर जगह उतना ही धन हमें मार्केट से लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, दीपक के अमरनाथ ऑटोमोबाइल से एक बाइक इस लिखित गारंटी के साथ खरीदी कि यदि आवश्यकता हुई तो 6 माह अथवा 5000 किलोमीटर की दूरी तय करने तक जो भी पहले होगा बाइक की मरम्मत कर दी जाएगी। 2 माह में 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात बाइक के गियर ने काम करना बंद कर दिया। दीपक बाइक को विक्रेता के पास ले गए, जिसने उनकी शिकायत सुनने से मना कर दिया। वह भ्रम में थे कि क्या करें। तो देखो, ये लास्ट लाइन ही इसकी इंपॉर्टेंट है। ये आपका उपभोक्ता संरक्षण चैप्टर का क्वेश्चन है। दीपक को सुझाव दीजिए कि उपयुक्त स्थिति में वह अपने किन अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर उनकी शिकायत सुनी नहीं गई है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशंस बिल्कुल वैलिड थी। 5000 किलोमीटर से पहले ही बाइक में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, तो यहाँ पर विक्रेता को उनकी बात सुननी चाहिए थी, जो नहीं सुनी गई है। तो यहाँ पर वो अपना कौन कौन से अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं? पहला अधिकार है शिकायत सुनने का अधिकार, दूसरा है क्षतिपूर्ति का अधिकार। शिकायत सुनने के बाद आपको उसका जो भी रिपेयर करना है या उसके पेमेंट रिटर्न करनी है वो आपको करना चाहिए, यानी वो
यहाँ पर दीपक को मिलना चाहिए था, दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है, तो ये दोनों ही अधिकार वो यहाँ यूज़ कर सकते हैं, शिकायत सुनने का अधिकार और क्षतिपूर्ति का अधिकार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी भी कार्य को प्रभावपूर्ण तथा कुशलतापूर्वक ढंग से करने के लिए प्रबंध के विभिन्न आगत साधनों की आवश्यकता होती है, किन्हीं दो के नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी कार्य को प्रभावपूर्ण तथा कुशलतापूर्वक ढंग से करने के लिए आपको दो यहाँ पर साधन चाहिए होते हैं, जिसमें पहला है आपका मानवीय संसाधन, दूसरा है आपका भौतिक संसाधन। अब मानवीय संसाधन में क्या है, जो आपके यहाँ लोग काम कर रहे हैं, जो श्रमिक हैं, लेबर हैं, या जो मैनेजर्स हैं, प्रबंधक हैं, वो लोग। ठीक है, तो पहले तो आपको चाहिए मानवीय संसाधन, दूसरे हैं आपके भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन में आ गए जो मटीरियलिस्टिक आइटम्स हैं, मशीनरीज हैं, रॉ मटेरियल है, यानी कच्चा माल या मशीनें, राइट। सो इस टाइप की सारी चीज़ें आपकी भौतिक संसाधन में आ गई, और जो लोग उन काम को कर रहे हैं वो आ गए आपके मानवीय संसाधन में। तो दो नाम आप क्या लिखेंगे, मानवीय संसाधन जिसमें आ जाएंगे प्रबंधक और श्रमिक, और दूसरा है भौतिक संसाधन जिसमें आ जाएगा कच्चा माल और मशीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, सभी व्यावसायिक फर्में सफल होने के लिए अपनी बिक्री बढ़ाना और लाभ कमाना चाहती हैं। सभी वास्तविकता में बदलने के लिए प्रबंधकों को भविष्यवाणी करने तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए घोर परिश्रम करना पड़ता है। उपयुक्त पंक्तियां एक कार्य को वर्णित करती हैं, इस कार्य को पहचान कीजिए तथा इसे परिभाषित कीजिए। तो देखो यहाँ पर लिखा है कि सफलता पाने के लिए प्रबंधकों को भविष्यवाणी करनी होती है। तो भविष्यवाणी आप किस में करते हैं, भविष्यवाणी आप करते हैं नियोजन में। ठीक है, प्रबंध का पहला ही जो फंक्शन है उस क्या है, नियोजन है। नियोजन में आप भविष्यवाणी करते हैं आने वाले टाइम के लिए कि आने वाले टाइम में क्या क्या होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग ही आप सारा काम प्लान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नियोजन। अब आपको यहाँ पर सिर्फ नियोजन की डेफिनेशन, परिभाषा लिख देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर डायरेक्ट ही क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, इसमें भी आपको डेफिनेशन ही देनी है। विकेंद्रीकरण क्या होता है, जहाँ पर आप प्रबंध के निचले स्तर तक अधिकार अंतरण करते हैं। बेसिकली अधिकारों को जब आप निचले स्तर तक बांट देते हैं, सबको इक्वली बांट देते हैं, तो वो कहलाता है आपका विकेंद्रीकरण। ठीक है, अगला है प्रवृत्ति परीक्षा एवं व्यक्तिगत परीक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, प्रवृत्ति परीक्षा तो आपकी वो होती है, हम ये देखते हैं कि जो भी एम्प्लॉय हमारे आ रहा है वो नई चीज़ों को सीखने की कितनी कैपेबिलिटी है उनके अंदर, कि नई चीज़ों को तुरंत सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। तो प्रवृत्ति परीक्षा क्या होती है, प्रार्थी के सीखने की क्षमता का माप करती है कि वो चीज़ों को कितनी जल्दी सीख पा रहे हैं। दूसरा होता है व्यक्तित्व परीक्षा। तो व्यक्तित्व परीक्षा में हम ये देखते हैं कि एक एम्प्लॉय की पर्सनालिटी कैसी है, वो किस तरह से लोगों के साथ घुल मिल कर काम कर पा रहे हैं, लोगों को प्रभावित कर पा रहे हैं या उन्हें मोटिवेट कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि यह परीक्षा मेल मिलाप करने, प्रभावित करने व अभिप्रेरित करने की योग्यता को मापती है। अगला है आपका ब्याज आवरण अनुपात एक उद्यम की पूंजी संरचना को कैसे प्रभावित करता है। तो ब्याज आवरण अनुपात अगर ज़्यादा होता है तो आपको पता लगता है कि आपकी ब्याज देने की क्षमता अभी है, यानी आप ज़्यादा ऋण अभी ले सकते हैं। अगर ब्याज आवरण अनुपात आपका इंक्रीज है, ज़्यादा है, तो आपको पता है कि आपकी अभी भी ब्याज देने की क्षमता है, यानी अगर आपको और ज़्यादा पूंजी चाहिए तो आप ऋण के माध्यम से ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी अभी क्षमता है कि आप और ज़्यादा इंटरेस्ट और ब्याज दे सकते हैं, राइट। ये थे आपके 20 क्वेश्चन इस सैम्पल पेपर के। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। अगर आपको हिंदी के बिजनेस स्टडीज़ की केस स्टडीज़ भी चाहिए विद सॉल्यूशन, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए केस स्टडीज़ पर भी ले आऊँगी। ठीक है, और हर एक चैप्टर के MCQ भी एक एक करके आपके पास वीडियो अब आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी अदर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।